ये बताइए रमन सिंह जी, देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं टीम इंडिया की, लेकिन क्या इस टीम इंडिया में हर जो चीफ मिनिस्टर है अपने आप को कप्तान मानता है? यू आर हाई कमांड ऑफ छत्तीसगढ़, नवीन पटनायक हाई कमांड ऑफ ओडिशा, नीतीश कुमार हाई कमांड ऑफ बिहार। आप तैयार है प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए? ईच ऑफ यू बिलीव, मोदी जी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे अपने आप को मोदी जी गुजरात के जनरल मानते थे। तो टीम कॉन्सेप्ट कैसे होगा अगर हर व्यक्ति अपने आप को अपना हाई कमांड माने? एक बात मैं स्पष्ट करूं कि टीम इंडिया के रूप में हम सब काम तो करते हैं, मगर एक परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद, और नीति आयोग में जो अधिकार राज्यों को दिया है, भागीदारी का हिस्सा दिया है। योजना आयोग के बीच बैठकर हम घंटों बात करते थे अपनी योजनाओं की स्वीकृति के लिए, आज हमारी खुद की भागीदारी। और एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि फंड जो है, जो अनटाइड फंड का शेयर जो बढ़ा है स्टेट को, तो स्टेट को ज्यादा बेहतर काम करने का अवसर मिला है। मगर इस फेडरल स्ट्रक्चर में और सेंट्रल फंड्स कम हुए हैं सर, सेंट्रल फंड्स कम हुए हैं। आपके पास टैक्सेशन से ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन सेंट्रल फंडिंग जो सेंट्रल स्कीम्स है राज्यों के लिए वो कम हुए हैं। देखिए 32 से 42% हुआ है टैक्सेस में, और स्टेट का और सेंटर के बीच जो फंड का डिवीजन हुआ है 62-38, ये पहली बार देश में आजादी के बाद हुआ है इतने बड़े फंड का डाइवर्शन। और दूसरा, अनटाइड फंड के रूप में जब स्टेट को पैसा मिलता है, हम अपनी योजनाओं को बनाने का, क्रियान्वयन करने का अधिकार मिला है। अब ये सही फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को अधिकार ज्यादा देने का असर होगा कि हम एक साथ सबके लिए एक प्रकार की योजना नहीं बन सकती। हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, या दिल्ली और छत्तीसगढ़, अब हमें स्वायत्ता है, उस फंड का हम बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जो हमें 42% मिला है। और एक नई नीति कोल के वजह से जो एडिशनल फंड स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ है, इसको यदि 2000, 3000, 4000 करोड़ एडिशनल फंड मिलता है तो डॉक्टर रमन बेहतर योजना का क्रियान्वयन कर सकता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नीतिगत फैसले दिल्ली लेगा, क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ करेगा, महाराष्ट्र करेगा, हरियाणा करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आप मोदी जी को टीम इंडिया का कप्तान मानते हैं या अपने आप को समझते हैं मैं छत्तीसगढ़ का कप्तान हूं, मोदी जी जो करे दिल्ली में करे, लेकिन रायपुर में मैं रायपुर का दादा हूं? यस और नो? देखिए, ये रायपुर या छत्तीसगढ़ का दादा बनने से काम नहीं चलेगा। ये इक्विटी दोनों का समान रूप से, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारी भागीदारी है, मैं अपने राज्य के लिए कर सकता हूं, मगर नीतिगत बड़े फैसले जब मोदी जी को करना है या देश के प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को करना है, तो लीडर तो मोदी जी रहेंगे। मगर तो आप उनको मानते हैं वो कप्तान हैं? नहीं, कप्तान रहेंगे, प्रधानमंत्री है तो उनके पास ये अधिकार है। अच्छा, एक सवाल इससे, और रमन सिंह जी आप इस पर कह सकते हैं क्योंकि आपकी सरकार ने इस पर कोशिश की थी। फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पर होना चाहिए। आपने पीडीएस स्कीम की थी, चावल आपने 1 रुपए में आपने चावल दिया था। क्या आपको लगता है वो स्कीम एक तरह से, इसी तरह से पैसा जो आपको आता है इन तरह के स्कीम्स पर लगाना चाहिए? इससे लोगों का फायदा होता है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये आप सब्सिडाइज, लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोग फिर मार्केट प्राइस पर कभी भी कुछ नहीं देंगे इस देश में। जिस राज्य में 65% बीपीएल लोग हैं, जहां पे पलायन बहुत बड़ी संख्या में होता था, जहां आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन, लाखों लोग जहां पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए यदि डॉक्टर रमन 1 रुपया किलो चावल देता है 62 लाख परिवार को, तो मुझे लगता है कि नमक यदि मैं उनको 2 किलो मुफ्त में देता हूं, दाल देता हूं, तो मेरी लड़ाई आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन से है। उन पीढ़ियों की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। यदि पीढ़ियां ठीक से काम नहीं की तो ये पुल पुलिया हम बाद में बना लेंगे, 2 साल 1 साल बाद, मगर इस जनरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको मैं इसका रिजल्ट बता दूं, मैं रिजल्ट बता रहा हूं, मैं पिछले 11-12 साल से उस राज्य में काम कर रहा हूं लगातार, और ये चमत्कारिक रूप से हिंदुस्तान के बाकी जितने भी राज्य के जो आईएमआर के, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर के, माल न्यूट्रिशन में जो गिरावट छत्तीसगढ़ में पिछले 8-10 सालों में आए, हिंदुस्तान का एक अपने आप में कीर्तिमान है, एक पीढ़ियों के निर्माण। और दूसरी बात, पावर के लिए जो बात आई, पावर में यदि किसानों को 700-7,000 यूनिट तक फ्री दे रहा हूं,
मगर उसके साथ साथ मैं 20,000 एडिशनल पावर जनरेशन में जा रहा हूं और हर पावर जनरेशन में 7.5% पावर वेरिएबल कॉस्ट में ले रहा हूं ताकि उन किसानों को मैं कम कीमत में बिजली दे सकूं और हिंदुस्तान का सबसे सस्ता बिजली देश के एवरेज कॉस्ट से 40% कम कीमत में छत्तीसगढ़ बिजली सप्लाई करता है। तो हम जनरेशन में भी जा रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा उन गरीबों को देते हैं। और जो मेरे पास सरप्लस पावर है राइस के प्रोडक्शन में हमने जंप किया है, उन लोगों के लिए यदि हम ये सब्सिडी थोड़ी बहुत दे रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं, मगर मुझे लगता है कि कुछ और वर्षों तक डॉक्टर मन को ये काम करना पड़ेगा। और इसमें मुझे बहुत आलोचना हुई, लोग मेरे बारे में बहुत लिखते रहे, मगर मैं आज इस 12 साल की यात्रा में कह सकता हूं कि मेरे जीवन में 12 साल की यात्रा में सबसे बड़ी स्कीम, सबसे बेहतर स्कीम है तो मेरी पीडीएस की स्कीम है, जिसको मैं कभी नहीं बदलूंगा। ये आपको डर है रमन सिंह जी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जो आपका मूल प्रश्न है उससे मेरी असहमति है कि दक्षिण के राज्य ज्यादा विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उत्तर भारत के राज्य नहीं हो रहा है। एक छोटा उदाहरण, पिछले 8 साल के 10 साल के जीडीपी के आंकड़े आप मिला के देख लें, मध्य प्रदेश का देख लें, छत्तीसगढ़ का देख लें और दक्षिण के किसी राज्य से तुलना करें, डबल डिजिट में हमारा ग्रोथ रहा है पिछले 8 और 10 सालों में। छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने प्रमाणित किया। दूसरी बात, नहीं रमन सिंह जी, दूसरी बात, मैं आपकी असहमति की दूसरी बात बोल रहा हूं। जिन राज्यों को आप डेवलप राज्य कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ 6 राज्यों को बिजली दे रहा है, 8 राज्यों को चावल खिला रहा है। ये हमने अपनी ताकत बनाई है पिछले 12 सालों में कि छत्तीसगढ़ ने वो पोटेंशियल तैयार किया। नीतिगत फैसले, सर सोशल इंडिकेटर्स, विमेंस डेवलपमेंट, आप केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए और आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाइए, उस औरत को जो आप केरल या तमिलनाडु में जिसको लगता है कि वाकई वो प्रोग्रेसिव है। राजदीप, आप पिछले 10 साल की तुलना कर रहे हैं, 50 साल की तुलना करूंगा तो मैं बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और पिछले 10 साल में जो हम बैठे हैं, ये पीढ़ी बैठी है 12 साल 15 साल से राजनीति में है, जिनके हाथ में लीडरशिप आया है, जिसके जो नेतृत्व करने का अवसर मिला, आज इस 10-12 साल में जो चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है, हम किसी राज्यों से पीछे नहीं है। आने वाले 10 साल में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य में पहले, दूसरे, तीसरे में रहेगा। आप नहीं मानते कि हमारा नक्सली हिंसा क्यों बढ़ती है छत्तीसगढ़ में या झारखंड में? उस लड़ाई के बावजूद मेरी पूरी शक्ति पिछले 12 साल से मैंने अपने पुलिस फोर्स को 10 गुना बढ़ाया। मेरा पुलिस का बजट 200 से बढ़ के 2,500 3,000 करोड़ हो गया। तो आप नहीं मानते कि एक इनइक्वालिटी बढ़ी है? इसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ग्रोथ किसी राज्य से, दक्षिण के किसी राज्य से पीछे नहीं है। उनको जब बिजली की कमी पड़ती है तो छत्तीसगढ़ से बिजली जाता है, वहां चावल की जरूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ उन राज्य को चावल देता। प्रोडक्शन हमने इतना बढ़ाया है, तो ये आप इसको तुलना 10 साल में करिए। आप एक सिरे से नहीं कह सकते कि दक्षिण से बेहतर ग्रोथ उत्तर के राज्य कर रहे हैं। मैं सारे आंकड़े के साथ आपको बता सकता हूं। मैं देखता हूं आजकल छत्तीसगढ़ के भी बड़े एड्स निकल रहे हैं। क्या एक मोदी मॉडल आ गई है कि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे एड्स निकले, जितने बड़े हो, इन्वेस्ट इन छत्तीसगढ़, इन्वेस्ट इन गुजरात? क्या एक नई मॉडल बन गई है हर राज्य, जिसमें मार्केटिंग का एक रोल है? आप भी आजकल मार्केटिंग करने लगे हैं रमन सिंह जी? थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत लोग ज्यादा जानते नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में, मगर वो छत्तीसगढ़ जो हिंदुस्तान को 30% कुल उत्पादन होने वाले लोहे का 30% छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है, 28% सीमेंट हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है, एल्युमिनियम 29% उत्पादित करता है। आने वाले 5 साल में एडिशनल 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन करने वाला छत्तीसगढ़ है। तो इस छत्तीसगढ़ का अब हम यदि प्रचार नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ कहाँ है। दूसरी बात, जिस बात को आपने इस प्रश्न के माध्यम से सामने रखा कि स्टेट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बहुत अच्छा कहीं महाराष्ट्र कर रहा है, बहुत अच्छा कहीं पे झारखंड कर रहा है, कहीं पे हरियाणा कर रहा है, कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर रहा है। नीति आयोग आप केवल बीजेपी स्टेट्स के नाम ले रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के भी नाम लिया के लिए। दिल्ली भी कहूंगा और उत्तराखंड और उत्तरांचल भी कहूंगा। मैं दूसरी बात, तमिलनाडु का नाम भी लेता हूं। मैं दूसरी बात में आ रहा हूं, नीति आयोग और नीति आयोग का जो बेसिक फंडामेंट है, जिस भावना को लेकर इसको स्ट्रक्चर दिया गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि स्टेट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जब हम बैठते हैं स्टेट के साथ, उन प्रैक्टिसेस के साथ जो नॉलेज हब की बात होती है, उसमें एक्सपर्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के होंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो जिस राज्य के हैं वो हम सभी राज्यों के बीच सर्कुलेट करेंगे ताकि हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसलिए हर क्षेत्रों में कोई ना कोई राज्य बेहतर कर रहा है, उसमें से सभी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको सेलेक्ट करके
और ये मैं यही समझ, ये बेस्ट प्रैक्टिस नीति आयोग का यही स्ट्रक्चर है जो सेकंड स्टेज में काम करेगा और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो कंपटीशन भी होगा और कंपटीशन होगा बेहतर करने के लिए।